बच्चों हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की, आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ रखा है जो कि दर्पणों द्वारा होता है। अब तरंगों के परावर्तन की व्याख्या में करनी है किसके आधार पर? हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। इसी तरीके से हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा हम तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या भी करेंगे। तो बना लो सभी, मैंने यहां पर डायग्राम बना रखा है क्योंकि डायग्राम से हम थ्योरी बनाएंगे बच्चा। आप डायग्राम सभी को विजिबल है, यहां पर आप देख सकते हो ये हमारा है एक परावर्तक पृष्ठ। ये जो नीचे जेड जेड डैश आप सभी को दिख रहा है बच्चों, ये डायग्राम आप लोग बना लेना। ये हमारा क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है बच्चों। क्या है ये? एक परावर्तक पृष्ठ है जो आप सभी को शायद दिख रहा होगा, विजिबल होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूं विजिबल होगा। ठीक है ना? और सभी बच्चे स्मार्ट स्टडी क्लासेज है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो बच्चा, 5 स्टार रेटिंग करो, 4.8 की रेटिंग जल्दी से पहुंचाओ, फिर आपको फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, हम इस पर एक समतल तरंगाग्र है ऐसे करके, मतलब तिरछा ऐसे करके इसको आपतित कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना, एक समतल तरंगाग्र है आपका ए बी, ये आपका क्या है? एक समतल तरंगाग्र है बच्चों ए बी। ठीक है, ये क्या है? ए, और यहां पर ये आपका बी, और यहां पर हमने एक लंब डाल दिया ये। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण है और ये जो लंब है, इनके बीच क्या है? ये आपतन कोण आई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा बच्चा, जब हम इसको तिरछा आई कोण बनाता हुआ आपतित कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमारा समतल तरंगाग्र है ए बी, इसका जो ए सिरा है ये इस परावर्तक पृष्ठ ए से टकराएगा, और ये जो आपको बी सिरा बच्चों यहां पर दिख रहा है, इस बी सिरे को ए डैश तक आने में जितना समय लगेगा उतने समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर कहां पहुंच जाती है बच्चों? बी डैश तक। तो हम यहां पर एक ये डाल दे, क्या करेंगे, मैं एक चाप खींचूंगा, मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें पीछे लिखी हुई है। ये क्या है हमारा? एक समतल तरंगाग्र बच्चों आपका ए बी है। तो ये आपकी क्या है बच्चा? ये किरण है, तो लंब के साथ ये कितना कोण बना रही है? आर, तो मैंने यहाँ पर आर दिखा दिया। और ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे ना, ये पूरा का पूरा बच्चा क्या होगा आपका? आई होगा। तो ये डायग्राम आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बना लोगे, दैट्स बेटर फॉर यू, बिकॉज डायग्राम से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं बच्चा। ठीक है, डायग्राम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। और यहाँ पर ये जो किरण है बच्चा, ये आप देखोगे तो ये आपका आर है। अब ये जो बी बिंदु है इसका, यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लेगा उतने समय में यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलकर बी डैश तक पहुंच जाती हैं, और हम ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप बच्चों यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से ए डैश से हम इस पर ए डैश बी डैश एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, और ये जो ए डैश बी डैश आपको स्पर्श रेखा दिख रही है बच्चों, यही हमारा परावर्तित तरंगाग्र होगा। तो ए बी हमारा बच्चों क्या है? आपतित तरंगाग्र है। ए बी अगर आपसे कोई बोलेगा तो ए बी क्या है बच्चों? आपका आपतित तरंगाग्र है। और ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पर क्या निकल के आएगा? परावर्तित तरंगाग्र निकल के आएगा। अभी मैं आपको आगे की थ्योरी समझाने वाला हूँ बच्चा। तो ए डैश बी डैश आपका क्या है बच्चों? परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, तो यहाँ से तरंगे निकलेंगे और ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, तो पैमाने से आप खींचोगे तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। और यहाँ से टकराने के बाद जो किरण है बच्चा, ये आपकी ऐसे करके जाने वाली है। तो रटना नहीं, केवल समझना। यहाँ पर भी हम लंब डालेंगे, तो ये जो परावर्तित किरण है और लंब जो है, इनके बीच जो कोण बनेगा ये क्या है आपका? आर। तो यहाँ पर हमारे दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, ए बी, ये समकोण त्रिभुज है, सेम यहाँ पर ये बन जाएगा बच्चा। तो ए बी ए डैश, और एक बनता है आपका ए बी डैश ए डैश। तो हमको पहले डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। थ्योरी की बात आती है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, माना कि एक समतल तरंगाग्र है ए बी, जो कि तिरछा आई कोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है, जो कि आप पीछे डायग्राम में देख सकते हो बच्चा। ये समतल तरंगाग्र है हमारा ए बी, और ये अभिलंब के साथ कितना कोण बना रहा है? आई। तो ये तिरछा आई कोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है इस परावर्तक पृष्ठ पर। ठीक है, देख लिए आपतित हो रहा है। थ्योरी भी समझ लीजिए कैसे आपको बनानी है। परावर्तक पृष्ठ आपका जेड जेड डैश है, जो कि आप पीछे देख सकते हो। पहले तरंगाग्र का ए सिरा परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो जब भाई ऐसे करके ये टकराएगा, तो सबसे पहले जो ए सिरा है, ये वाला जो सिरा है ए सिरा, इस परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, और इस ये जो बी सिरा है ये बाद में टकराएगा, ये बाद में टकराने वाला है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है बच्चों कि पहले तरंगाग्र का जो ए सिरा है वो परावर्तक पृष्ठ जो आपका जेड जेड डैश है से टकराएगा। अतः हाइगेन्स के अनुसार इससे क्या निकलेंगी बच्चों? द्वितीयक तरंगिकाएं। इंग्लिश में कहें तो सेकेंडरी वेवलेट्स इससे निकलेंगी। क्या निकलेंगी बच्चों? सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी।
क्या निकलेंगे बच्चों? सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, चलिए क्लियर है बच्चों? आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है सभी को? ऑडियो और वीडियो क्लियर है बच्चा? लाइकों से इतने कम करते हो तो मन नहीं करता कि आपके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत की जाए बच्चा। हाँ भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सेकेंडरी वेवलेट्स हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? सेकेंडरी वेवलेट्स या द्वितीयक तरंगिका इनको कहा जाता है। तो जब ए सिरा यहां पर टकरा गया ना, तो यहां पर टकरा गया तो इस ए सिरे से क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं। सेकेंडरी वेवलेट्स यहां से ए सिरे से निकलने लगती हैं। जितने समय में ये जो बी सिरा है ए डैश तक आएगा, जितने समय में ये जो बी सिरा है ए डैश तक पहुंचेगा, उतने समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर बी डैश तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है बच्चों? बी डैश तक पहुंच जाती है। तो मैंने आगे भी यही थ्योरी लिखा हुआ बच्चा, ठीक है ना? चलिए ठीक है बच्चों, तो आप डायग्राम से ही थ्योरी बनाइए, मैंने थ्योरी उसी टाइप से लिख रखी है। द्वितीयक तरंगिका निकलेंगी जितने समय में तरंगाग्र का बी सिरा परावर्तक पृष्ठ तक पहुंचेगा, उतने ही समय में तरंगिकाएं ए से बी डैश तक पहुंच जाती हैं। माध्यम में तरंग की चाल बच्चों क्या है? वी है। तो मैंने क्या बोला कि ए सिरा आपका परावर्तक पृष्ठ से टकरा गया, ठीक है जी, टकरा के कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ए से क्या निकलने लगी? सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगिकाएं। अब ये जो बी सिरा है जितने समय में ए डैश तक पहुंचेगा, उतने समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर बी डैश तक पहुंच जाती है। माध्यम में जो तरंग की चाल है बच्चों वो क्या है? वी। तो ये बी से ए डैश तक दूरी, ये बी ए डैश दूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो बी ए डैश बराबर ये यहां से द्वितीयक तरंगिका, जितने समय में ये बी सिरा ए डैश तक पहुंचेगा, उतने समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर बी डैश तक पहुंचती है। तो ए बी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी डैश। दूरी बराबर आपको पता होगा बच्चों चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। माध्यम में तरंग की चाल बच्चों क्या है? वी, और समय आपका क्या है? टी। तो आप यहां पर यही लिख दोगे वी टी, क्योंकि बी ए डैश आपका क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। ए बी डैश क्या है? यहां से यहां तक की दूरी। यही तो है ना बच्चा? यहां तक क्लियर है? बताइए, ये यहां तक क्लियर है सभी को? पहले इक्वेशन तक क्लियर है? इसलिए बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर वी इंटू टी, इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। एक बार कमेंट कर दो यहां तक सबको क्लियर बच्चा वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? जो बिंदु आपको ए दिख रहा है बच्चा, जो आपको डायग्राम में ये जो प्यारा सा बिंदु ए दिख रहा है ना, ये वाला सुंदर सा प्यारा सा ये जो ए है, इसको मानोगे आप केंद्र, और ए बी डैश त्रिज्या यहां से इसको केंद्र मानकर प्रकार में ए बी डैश त्रिज्या का हम गोलीय चाप यहां पर खींच देंगे, ऐसे करके ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का हम एक गोलीय चाप खींच लेते हैं। और जो आपका ए डैश है, ए डैश से हम इस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं, और ये जो ए डैश बी डैश है बच्चों, यही आपका परावर्तित तरंगाग्र होगा। देखिए बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का गोलीय चाप खींच लेते हैं, तथा बिंदु ए डैश से इस पर एक स्पर्श रेखा जो आपको दिख रही है ना, स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं, जो कि तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगी। अतः ए डैश बी डैश ही आपका परावर्तित तरंगाग्र होगा। ए डैश बी डैश जो आपको दिख रहा है बच्चों, यही आपका परावर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, तो हम बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का हम एक गोलीय चाप खींच लेंगे, और बिंदु ए डैश से हम इस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं, और जो ए डैश बी डैश है बच्चों, यही आपका परावर्तित तरंगाग्र है। क्या है बच्चा? परावर्तित तरंगाग्र है। यहां तक आपको शायद ही दिक्कत होने वाला बच्चा। उसके बाद मैंने क्या बोला? उसके बाद मैंने आपको बोला कि आपको है ना डायग्राम के अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर आप दो समकोण त्रिभुज देखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, एक समकोण त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश। बस ये दो समकोण त्रिभुज बच्चा आपको ले लेने हैं। दो समकोण त्रिभुज ले लो। यहां पर आप कोण देख रहे हो भाई, आई है। अगर मैं ए बी ए डैश की बात करूंगा, अगर मैं ए बी ए डैश की बात करूंगा, तो मैं आपसे अगर पूछूं बच्चा कि आपको समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश तथा समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन थीटा निकालना है, तो साइन आई बराबर साइन थीटा बराबर, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो आपको पता है बच्चा साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण, सभी को पता है। यहां थीटा की जगह बच्चा क्या है? आई है, तो मैं यहां पर साइन आई लिख दूंगा। लंब, अगर आप समकोण त्रिभुज ए बी
ए डैश को देखोगे, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश की अगर आप बात कर रहे हो तो देखिए इस समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में आप थोड़े से समझदार हो, मैं आपसे पूछूं कि यहां पर लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग शायद सभी बच्चे बता देंगे सर कि यहाँ पर लंब क्या है और कर्ण क्या है। तो आप बोलोगे सर लंब तो आपका बी ए डैश दिख रहा है और कर्ण सर आपका ए ए डैश दिख रहा है। बताइए मैं राइट हूं बच्चा? मैंने आगे भी यही लिखा है, और आप देखोगे तो मैंने आगे यही लिखा है, साइन आई बराबर बी ए डैश अपॉन ए ए डैश, लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण। तो मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा है मेरे दोस्त, मैंने इस समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग निकाला है। तो इसमें बी ए डैश आपका लाल हो जाएगा, मतलब लंब हो जाएगा, और ए डैश आपका कर्ण हो जाएगा। ये लंब, ये कर्ण और ये लंब। उसी तरीके से मैं अगर समकोण त्रिभुज लूं ए बी डैश ए डैश, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया चलेगा। आप इस समकोण त्रिभुज में देखिए कितना एंगल है ये आपका, आप बोलोगे सर आर है, कोई दिक्कत नहीं, आर है चलेगा, कोई नहीं चलेगा। ये क्या है आपका लंब, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। आपको पता है साइन थीटा बराबर वही चीज लगाएंगे, साइन आर बराबर लाल बट्टे कक्का लंब बट्टे कर्ण। तो आपसे मैं पूछूं यहाँ पर लंब क्या है, तो आप बोलोगे सीधा सीधा सर इसके सामने की भुजा आपकी लंब होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि ए बी डैश हमारे यहाँ पर लंब होगा, और कर्ण तो आपको पता ही बच्चा ए ए डैश आपका कर्ण होगा। आप थोड़े से समझदार हो, मुझे पता है थोड़े से ही हो, ज्यादा नहीं हो। तो बताइए बच्चा साइन आई और साइन आर आप खुद से निकाल सकते हो मेरे दोस्त, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं। तो साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए ए डैश, इक्वेशन थर्ड, दोनों को डिवाइड कर दो, इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर साइन आई की जगह मैंने बच्चा देखो ये लगा दिया। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कहोगे सर साइन आर की जगह भी लगा दीजिए, बच्चा लगा दिया। ए ए डैश से आप ए डैश काट दोगे, तो क्या बचा बच्चा बी ए डैश अपॉन ए बी डैश। आप थोड़े से समझदार हो, फिर कहोगे सर हमने पीछे, सर हम पीछे थोड़ा जाते हैं, सर हमने थोड़ा पीछे निकाला था कि बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर वी इंटू टी। सर आपने ही बताया था, तो मैं कहूंगा हाँ बच्चा मैंने बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहली इक्वेशन ये बनाई है। तो मैं बी ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर क्या लिख सकता हूँ वी टी। तो मैं बी ए डैश को हटाकर भी बच्चा वी टी लिख सकता हूँ, और ए बी डैश को हटाकर भी मैं वी टी लिख सकता हूँ। वी टी से वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या रह गया बच्चा साइन आई बराबर साइन आर रह गया। साइन से साइन आर अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या रह जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर रह जाएगा। आपसे अगर मैं पूछूं तो ये परावर्तन का दूसरा नियम है या नहीं, सही से बताना भाई, सबने पढ़ रखा है ये परावर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है, बताइए पढ़ रखा है ना, झूठ मत बोलना मेरे दोस्त, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो हम कह सकते हैं कि हाइगेंस के हम द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा हम तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो यही परावर्तन का दूसरा नियम है। बताइए बच्चा क्लियर है यहां तक सभी को? कोशिश करोगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूं, कभी ये मत सोचना कि मैं नहीं कर सकता। मैंने आगे यही प्रोसेस आपको बताया है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया। आपका कैंसिल, साइन आई बराबर साइन आर या आई बराबर आर कर सकते हो, कोण आई बराबर कोण आर। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, यही परावर्तन का दूसरा नियम है। आप सभी अगर यहाँ देखोगे बच्चा आपतित किरण, आपकी आपतित किरण यहाँ पर तरंगाग्र की बात हो रही है, आप यहाँ पर आपतित तरंगाग्र क्या है ए बी है, ऐसे करके आप उसको आपतित करा रहे हो, ऐसे करके किरण आ रही है ना, यू करके आ रही है। अब जो परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराएगी, फिर ऐसे करके चली जाएगी। तो आपतित तरंगाग्र ए डैश बी डैश आपका परावर्तित तरंगाग्र, और आपतन बिंदु पर आपने जो अभिलंब डाला है भाई ये सभी के सभी एक ही प्लेन में, ऐसा नहीं है कि आपतित किरण आपने ऐसे करके डाली है और परावर्तित किरण यूं पीछे चली जाए, ये पॉसिबल नहीं। मतलब एक ही प्लेन में होने वाले हैं, एक ही तल में होने वाले हैं, तो इनका तल कोई भी डिफरेंट नहीं होगा बच्चा। तो आपतित किरण की जगह आपतित तरंगाग्र कर सकते हो आप ए बी, परावर्तित किरण की जगह परावर्तित तरंगाग्र कर सकते हो ए डैश बी डैश, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों की तीनों एक ही तल में हैं। तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा परावर्तन का पहला नियम है। तो सिंपल है बच्चा, बहुत आसान है। बताओ अगर आपसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करवाएगा तो आप डिस्कस करेंगे बच्चा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया बच्चों वो क्या था, परावर्तन की व्याख्या। अभी क्या डिस्कस करेंगे, अपवर्तन की व्याख्या। तो बच्चा देखो यहां पर हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा ये अपवर्तक पृष्ठ है, उसी तरीके से आपको समझाऊंगा। ये क्या है हमारा अपवर्तक, वो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अपवर्तक का मतलब ये तो कि ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो यहां पर प्रकाश डालोगे तो दूसरे माध्यम में चला जाएगा। ये हमारा माध्यम 1 है और ये हमारा माध्यम 2 है। माध्यम 1 और माध्यम 2 है। अब यहां पर आपका एक समतल तरंगाग्र है ए बी, उसी तरीके से चलेंगे थोड़ा थोड़ा। यहां पर आपका एक समतल तरंगाग्र है ए बी, ये तिरछा आई कोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये तिरछा आई कोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है।
ठीक है ना, आप सभी देख सकते हो यहां पर हमने लंब डाल दिया, अभिलंब, तो ये इसके साथ कितना कोण बना रहा है बच्चों, आई। तो हमारे पास एक समतल तरंगाग्र है ए बी, जो कि इस अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर तिरछा आई कोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है। तो यहां पर भी आप एंगल आई दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, यहां तक तो हमको समझ आ रहा है। तो जब ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, अगर मैं इस माध्यम में तरंग की चाल मान के चलूं v1 है, इस माध्यम में तरंग की चाल v2 है, और v1 का जो मान है बच्चा वो मान के चल रहे हैं v2 से कैसा है, ज्यादा है, अर्थात पहले माध्यम में जो तरंग की चाल है वो दूसरे माध्यम में तरंग की चाल से कैसी है, ज्यादा। जैसे फिर मैं कह सकता हूं कि अगर ये मीडियम आपका वायु है और ये आपका कांच है, ठीक है ना, तो आप सभी को पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो आप देख सकते हो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, ऐसे नहीं जा रही है, इधर झुक रही है, आप सभी देख पा रहे हो बच्चा, ये अभिलंब की ओर झुक रही है। सेम आप यहां पर भी करोगे, ये अभिलंब की ओर झुक रही है। यहां पर भी हमने एक लंब डाल रखा बच्चा, तो ये हमारी क्या है, अपवर्तित किरण है। और अपवर्तित किरण जो है ये अपवर्तित किरण है। अब ये अपवर्तित किरण आप सभी थोड़े से समझदार हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं बच्चा। यहां पर भी आप देखोगे अपवर्तित किरण कितना एंगल बना रही है भाई, आर, और यहां पर आप इसको देखोगे तो कितना बना रही है, आर। और यहां से हम क्या करेंगे, ए डैश से इस पर एक स्पर्श रेखा, ये हमारा क्या है, एक गोलीय चाप है, और यहां पर हम एक स्पर्श रेखा ये ए डैश बी डैश खींच लेंगे बच्चा। डायग्राम समझिए, क्योंकि डायग्राम से हम बहुत सारी थ्योरी बना सकते हैं बच्चा। तो ए डैश बी डैश हमारे यहाँ पर वैसे अपवर्तित तरंगाग्र होता है, तो थ्योरी में उसी टाइप से चलूंगा बच्चा जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। समझिए अब इस थ्योरी को थोड़ा सा। माना कि एक समतल तरंगाग्र ए बी अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर तिरछा आइकोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है, जो कि आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हो कि हमारे पास एक समतल तरंगाग्र है ए बी, जो कि एक समतल है, प्लेन है, और ये तिरछा आइकोण बनाता हुआ इस अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश पर आपतित हो रहा है। फिर वही चीज आएगी कि सबसे पहले तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ ए से टकराएगा और बी को ए डैश तक आने में टी समय लगता है। तो जितने समय में बी ए डैश तक पहुंचेगा उतने समय में ए से द्वितीयक तरंगिका निकलकर बी डैश तक पहुंच जाती है। तो थ्योरी देखोगे तो सिमिलर सी है दोनों की, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा बच्चा। पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग की जो चाल है बच्चों वो आपकी v2 है। चाल v1 का मान v2 से अधिक है। सबसे पहले फिर वही चीज आ जाएगी, सबसे पहले तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश से टकराता है तथा बी सिरे को ए डैश तक पहुंचने में टी समय लगता है। जितने समय में बी ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में, चलिए उतने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं कहां पहुंच जाएंगी, कहां पर टकराया, ए सिरे पर टकराया तो ए से द्वितीय तरंगिका निकलकर कहां पर पहुंच जाएंगी, बी डैश तक पहुंच जाती हैं। तो उतने समय में द्वितीय तरंगिकाएं ए से लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो ए से बी डैश तक पहुंच जाती हैं। बहुत सिंपल सी चीज है जो कि हमने डायग्राम में दिखा रखा बच्चा कि सबसे हमारे पास एक समतल तरंगाग्र है ए बी, जो कि एक ये आपका क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, जेड जेड डैश पर तिरछा आइकोण बनाता हुआ आपतित हो रहा है। सबसे पहले तरंगाग्र का ए सिरा टकरा रहा है। पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 है, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 है। v1 का मान v2 से ज्यादा है। तो फिर वही चीज, सबसे पहले तरंगाग्र का ए सिरा अपवर्तक पृष्ठ से टकराता है। अब जितने समय में बी सिरा ए डैश तक पहुंचेगा उतने समय में ए से सेकेंडरी वेवलेट्स द्वितीय तरंगिका निकलकर वो कहां पहुंच जाती हैं, बी डैश तक पहुंच जाती हैं। फिर वही चीज निकल के आएगी। आप ये वाली दूरी निकालिए, बी ए डैश, अगर मैं आपसे बोलूंगा आपको बी ए डैश निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। पहले माध्यम में तरंग की चाल v1 है, समय कितना है t, ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे माध्यम में तरंग की चाल कितनी है, v2, तो a b डैश ये वाली चीज बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, v2 इंटू टी। तो देखो थ्योरी अगर आप देखोगे तो लगभग सिमिलर सी है, थ्योरी लगभग सिमिलर सी है, आगे का जो प्रोसेस है वो भी सिमिलर सा है बच्चा, वो भी आपका रटने वाला नहीं है। फिर वही चीज, बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींच लेते हैं। तो आप डायग्राम में देखिए, हम इस बिंदु ए को केंद्र मानेंगे, ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का हम एक गोलीय चाप खींच लेंगे। बिंदु ए डैश से हम इस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं, एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश बच्चों खींच लेते हैं। तो ए डैश बी डैश ही आपका अपवर्तित तरंगाग्र होगा।
ए डैश बी डैश जो आपको दिख रहा है बच्चा, ये ए डैश बी डैश ही आपका अपवर्तित तरंगाग्र है। यहां पर मैंने थ्योरी में भी लिखा हुआ है, थोड़ा पीछे आ गए हम, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी हमने यही लिखा हुआ बच्चा। तथा ए डैश से इस पर एक स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींच लेते हैं, जो कि तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। अतः ए डैश बी डैश ही अपवर्तित तरंगाग्र होगा। फिर वही दो समकोण त्रिभुज आप यहां पर भी बनाओगे, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। तो अगर आपने इससे पहले वाला डेरिवेशन क्लियर कर लिया है परावर्तन वाला, तो अपवर्तन वाले में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सेम आप यहां पर भी करोगे। बनाओ समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश कहां है, देखिए जरा कहां पर है, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश, ठीक है, यहां पर आपका आई है, तो साइन आई साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण। तो आपके यहां पर लंब अगर आपसे पूछूंगा तो आप सीधा सीधा कह दो सर बी ए डैश है, कोई दिक्कत नहीं सर, बच्चा बच्चा बता देगा। कर्ण पूछूंगा तो आप कह दो सर ए ए डैश है, सर क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो सर, इसमें क्या दिक्कत है सर, साइन आई हो गया। फिर आप समकोण त्रिभुज ले लोगे ए बी डैश ए डैश, कहोगे सर इसमें क्या दिक्कत है सर, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो। भाई यहां पर एंगल आप देख सकते हो आपका आर है, तो साइन आर बराबर क्या हो जाए, लाल बट्टे का लंब बट्टे कर्ण, लंब इसके सामने क्या है ए बी डैश है, ए बी डैश, कर्ण क्या है आपका ए ए डैश। भाई ये दोनों चीजें आप जैसा उधर निकाले थे वैसा ही मैंने इधर भी निकाल दिया, ठीक है, कोई नई चीज आपके लिए नहीं की है बच्चा, कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी ही चीजें हैं, बट पुराने से नया बन रहा है। तो साइन आई बराबर बी ए डैश अपॉन ए ए डैश, साइन आर बराबर ए बी डैश अपॉन ए ए डैश, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, साइन आई अपॉन साइन आर करने वाले हैं, दोनों को डिवाइड कर दो भाई, तो बी ए डैश अपॉन ए ए डैश, तो ए ए डैश से ए ए डैश काट दोगे, बी ए डैश अपॉन ए ए बी डैश बचा, यही तो बचा ना। देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी ए डैश अपॉन ए बी डैश, तो बी ए डैश और ए बी डैश के मान अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया बच्चा। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर वी वन टी, आपका बी ए डैश निकल के आया था, और ए बी डैश आपका वी टू टी निकल के आया था। मैं पीछे भी आपको प्रूफ के तौर पर दिखा सकता हूँ, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लिया करिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि बी ए डैश आपको मैंने बताया था बी वन टी निकल के आएगा, दूरी बराबर 4 गुणा समय, और ए बी डैश आपका वी टू टी निकल के आएगा बच्चा। तो इसमें किसी को भी दिक्कत मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए बच्चा, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो बच्चा, ठीक है। तो रटना नहीं, केवल समझना है। और मैंने बोला एक तैयार करो दूसरा ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, तो टी से आपका टी कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर वी वन अपॉन वी टू, ये हमारा जो निकल के आएगा वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी बच्चा, कांस्टेंट, तो वी वन अपॉन वी टू बराबर कांस्टेंट रहेगा। अब समझिए, आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, और यही अपवर्तन का आपने पहला नियम पढ़ रखा है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वी वन अपॉन वी टू की, ये कांस्टेंट निकल के आएगी। पहले माध्यम में तरंग की चाल आपको पता है, दूसरे माध्यम में तरंग की चाल आपको पता है, तो ये हर एक कंडीशन में जो वैल्यू है वो कैसे निकल के आएगी, कांस्टेंट निकल के आएगी, नियतांक होता। तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। यही आपने पढ़ रखा था स्नेल का नियम कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बट हमने यहाँ पर कांस्टेंट लाकर सिद्ध कर दिया, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही आपका अपवर्तन का बच्चों पहला नियम है। उसके बाद आपतित किरण, वही आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित किरण, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में हैं, तीनों एक ही तल में हैं। तो यही तो आपका अपवर्तन का नियम है, दूसरा नियम है, आपने पढ़ रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं केवल समझना बच्चा। तो आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में है, तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो देख लीजिए, हमने उसी तरीके से बच्चा इसको किया है जैसा हमने उसको किया था, तो कोई नई चीज मैंने आपको इसमें नहीं पढ़ाई है, बस थोड़ा सा हट गया बिकॉज ये अपवर्तन है, वो हमारा परावर्तन था। तो एक तैयार करो, दोनों तैयार। इसको अगर आप थोड़ा सा आगे करना चाहते हो तो स्नेल के नियम से आपको पता है बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट होता है नहीं होता, और ये कांस्टेंट हमारा क्या होता है अगर आपको पता है तो बच्चों एन होता है, अगर आप थोड़े से समझदार हो तो साइन आई अपॉन साइन आर, अभी आपने क्या देखा समझना थोड़ा सा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपने क्या देखा बच्चा, वी वन अपॉन वी टू, और ये हमारा कांस्टेंट निकल गया। कांस्टेंट की जगह हम क्या ले सकते हैं, एन ले सकते हैं ना, तो आप बोलोगे सर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मैं बच्चा इस वी वन अपॉन वी टू को हटाकर मैं इसकी जगह एन लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कांस्टेंट है, स्नेल का नियम यही होता है। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशन निकालूं, केवल इसमें और इसमें,
तो भाई ये रिलेशन अगर है तो शायद किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कॉन्स्टेंट होता है और कॉन्स्टेंट आपका वो एन होता है। और अगर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हमने ये भी पढ़ा है कि v1 अपॉन v2 होता है, तो ये v1 अपॉन v2 जो है बच्चे किसके इक्वल है, n के इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा। या n बराबर हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2, पहले माध्यम में तरंग की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में तरंग की चाल। एक नया फॉर्मूला आपको बता रहा हूं कैसे इन्वेंट होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहला माध्यम आपका वायु है और दूसरा माध्यम आपका कांच है, अगर पहला माध्यम आपका वायु है दूसरा माध्यम कांच है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, c। सभी को पता है दूसरे माध्यम में तरंग की चाल प्रकाश की चाल क्या होगी, v। तो n बराबर क्या आ गया, c अपॉन v, या b बराबर क्या आ जाएगा, c अपॉन n। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो ये फॉर्मूला कहां से आता है बच्चों, वो भी मैंने आपको इन्वेंट करके बता दिया। ठीक है, तो रटना नहीं है, केवल समझना है बच्चा।